गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 9th कक्षा में हमारा हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार विषय वस्तु पर हम अध्ययन कर रहे हैं या वर्ण विचार वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। और इस विषय वस्तु के अंतर्गत वर्ण विचार के अंतर्गत हमारी भाग नंबर 1 की जो कक्षा संचालित हुई थी, जो वीडियो आपको भेजा गया था, उसमें आपने देखा होगा कि वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन इनके जो 2 प्रकार या भेद होते हैं, उनमें फिर हमने स्वर के बारे में जाना। उनके 3 जो प्रभेद थे, उपभेद थे, उनको भी हमने जानने का समझने का प्रयास किया। तो बच्चों, मैं एक बार वापस इस वर्ण विचार वाला जो भाग नंबर 1 का मैटर था उसे एक बार रिपीट करना चाहूँगी। थोड़ी सी उस पर हल्की सी आपसे चर्चा करना चाहूँगी ताकि वह आपके मानस में स्मृति पे फिर से आ जाए और आज की विषय वस्तु से हमारा उसका तालमेल तारतम्य जो जुड़ाव है वो बन सके। बच्चों, वर्ण विचार में हमने समझा कि जिस माध्यम से वर्ण विचार के अंतर्गत हमने समझा कि मानव मुंह से निकली हुई वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिसे बांटा नहीं जा सकता है, उसे ही वर्ण कहा जाता है। अर्थात वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि या आवाज़ जो मानव मुंह से निकलती है उसे वर्ण कहते हैं। फिर हमने उदाहरणों के माध्यम से इसे समझा और फिर इसके बाद में हमने उसके प्रकार पर बात की, उसके भेद पर बात की। तो बच्चों, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। और हमारी हिंदी जो वर्णमाला है उसमें टोटल कुल 44 वर्ण रखे गए हैं, जिनमें संस्कृत के अनुसार हम देखते हैं तो 13 तो स्वर है, लेकिन हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्तमान में 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो वर्तमान में हमारे 44 वर्ण चलते हैं। तो 44 में स्वर और व्यंजन दोनों ही आ जाते हैं। तो स्वर के अंतर्गत हमने स्वर की परिभाषा देखी, उसके ह्रस्व या लघु, दीर्घ या गुरु और प्लुत के बारे में जानने का प्रयास किया। तो बच्चों, हमने देखा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर निर्बाध रूप से मुख विवर से बाहर आती है, अर्थात मुख से जो वायु है, हवा है, वह निकलती है और उस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहा जाता है। तो ये तो व्याकरणिक परिभाषा थी, लेकिन सरल भाषा में आपको बताया कि वे वर्ण जो अपने आप में पूर्ण हैं, जिनके लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। और हिंदी में हमारे 11 स्वर है, जैसे ए, आ, ई आदि टोटल 11 है और संस्कृत में 13 है। फिर इसके बाद में हमने इसके भेदों की बात की कि स्वर उच्चारण के आधार पर या उच्चारण करते समय जो समय लगता है उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, जिन्हें लघु, गुरु और प्लुत आदि भी कहा जाता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वर किसे कहते हैं। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा कम लगती है, प्राणवायु कम लगती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या संस्कृत के अकॉर्डिंग 5 और हिंदी के अकॉर्डिंग ए, ई, ऊ और री होने पर 4 होती है। और इसके अतिरिक्त वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, उन्हें दीर्घ या गुरु स्वर कहा जाता है। ये संस्कृत के अकॉर्डिंग 8 और हिंदी के अकॉर्डिंग ये जो है 7 होते हैं। तो 7 और 4 कुल 11 हमारे स्वर हुए, जिनमें ह्रस्व और दीर्घ को लिया है। इसके अतिरिक्त वे स्वर जिनका उच्चारण करने में
हमें श्वास की मात्रा ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना लगानी पड़ती है, तिगुनी लगानी पड़ती है। उन्हें पलुष स्वर कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हमने देखा ओम का हम उच्चारण करते हैं ओम, तो 3 गुना मात्रा लगती है और इनकी संख्या 9 होती है। तो बच्चों हमने वर्ण की परिभाषा और स्वर के भेद प्रभेदों को समझा। अब वर्ण का जो दूसरा भेद था तो वह है हमारा व्यंजन। तो आज की कक्षा में हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? व्यंजन के बारे में। क्योंकि स्वर को हमने समझ लिया, अब हम व्यंजनों को समझने का प्रयास करेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, हल चिन्ह कौन कौन, हल चिन्ह क्या होता है, कैसे लगता है, वो सब जानेंगे। तो बच्चों व्यंजन की हम डेफिनेशन या परिभाषा देखें तो सरल भाषा में मैंने लिखा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहा गया है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जाता है, उनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, जो अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, वे वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम जटिल रूप में या व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो परिभाषा इस प्रकार से है कि वे ध्वनियाँ या वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से होकर मुख विवर से बाहर आती है तो मुख विवर में अवरोध उत्पन्न होता है, तो उन ध्वनियों को, उन वर्णों को, उन व्यंजनों को उन्हें व्यंजन ध्वनियाँ कहा जाता है। लेकिन बच्चों आपको मैंने श्याम पट पर सरल भाषा में लिखा है, तो आप सरल भाषा में ही परिभाषा अपनी आंसर शीट में लिखेंगे कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है या स्वर की सहायता से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है उन्हें व्यंजन ध्वनियाँ कहा जाता है। अब बच्चों इनकी संख्या की बात करें तो संख्या इनकी कुल 33 है। संख्या कुल कितनी है इनकी? 33 है। 33 इनकी संख्या होती है। और ये 33 जो व्यंजन है, स्वर और जो हमारे व्यंजन कुल मिलाने पे जो 44 होते हैं, वो आप कक्षा नंबर 1 से, छोटी कक्षाओं से ही आप अध्ययन करके आ चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि हमारे 33 व्यंजनों में कौन कौन से व्यंजन होते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर बता देती हूँ, 33 व्यंजनों में क वर्ग का क ख ग घ ड़, च वर्ग का च छ ज झ न, ट वर्ग का ट ठ ड ढ न, त वर्ग का त थ द ध न, प वर्ग का प फ भ भ म। इसके अलावा ये तो ये 25, फिर है हमारे अंतस्थ ये र ल व, तो 25 में 4 जोड़ने पे कितने हो गए? 29, 29, फिर जोड़ दीजिए 6 क्षत्रिय त्र त्रिशूल और ज्ञ ज्ञानी, तो 29 में 3 जोड़ने पे हो गए 33, अर्थात 33 व्यंजन हमारे इस प्रकार बनते हैं। तो 33 जो व्यंजन होते हैं वो हमारे व्यंजन ध्वनियाँ या व्यंजन कहलाते हैं। अब ये बनते किस तरीके से हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ ब्लैक बोर्ड पर कैसे कबूतर होता है, आप सभी को पता है कैसे कबूतर। अब यहाँ पर मैंने लिखा, नीचे ये हल्का सा चिन्ह लगा दिया, लाइन खींच दी, तो इसका मतलब होता है हलंत चिन्ह। क्या होता है? हलंत चिन्ह। जब तक इसमें परिभाषा के अनुसार ए नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? ए नहीं मिलेगा, तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो क धन ए होने पर ही ये क बनेगा। क्या बनेगा? क बनेगा। और क में आप कुछ भी जोड़ दीजिए, जैसे क धन मल, तो ये बन गया कमल, जो एक फूल का, पुष्प का नाम
है। तो इस प्रकार बच्चों वर्णों से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पद, पद से लैंग्वेज अर्थात भाषा बनती है। इसी तरीके से दूसरा लिखा है मैंने च, च से चरखा। क्या लिखा है? च, च से चरखा। अब ये च हम समझते हैं, च लिखा, नीचे हल चिन्ह लगा दिया। अब ये अधूरा है, अर्थात हल चिन्ह आते ही आप समझ जाइएगा कि ये वर्ण अधूरा है, ये व्यंजन है, इसमें अभी तक स्वर नहीं मिला है। लेकिन जब स्वर मिल जाएगा च दन ए, तो ये हल चिन्ह जो होता है ना वो हट जाएगा और पूरा च लिखा जाएगा। तो ये बन गया हमारा च। इसी प्रकार हम देखते हैं ट, ट से टमाटर, ट से टमाटर। तो ट हलंते धन ए। अब हम इसमें ट में ए मिला देंगे तो बन जाएगा ट से टमाटर। अब हलंते चिन्ह हट गया तो पूरा बन गया और शब्द मिलाने पर हमारा बना ट से टमाटर। अर्थात व्यंजन से, स्वर और व्यंजन के मेल से जो वर्ण बना है उससे हमने शब्द रचना की। इस प्रकार बच्चों व्यंजन में जब स्वर मिलता है तभी व्यंजन वर्ण पूर्ण होते हैं। अब जो हमारे व्यंजन होते हैं उनके बच्चों स्पर्श व्यंजन के आधार पर जो है 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। वो 5 मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क में क, ये देखो मैंने नीचे हल चिन्ह नहीं लगाया है, पूरा लिखा है, यानी ये पूरे हैं व्यंजन ध्वनियाँ है, पूरी व्यंजन ध्वनियाँ हैं, इनमें स्वर मिला हुआ है। क, ख, ग, घ, ओढ़। फिर इसके बाद में च, च, छ, ज, ज और च, छ, ज, झ और ये न। फिर ट, ठठेरा, डलिया, डमरू और ड, है ना। फिर यहाँ पर त वर्ग में त, थ, द, ध और ये न, ये हो गया। प वर्ग में प, फ, ब, भ और मैं, ये हो गए। अब हमारे 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए। अब बच्चों ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है, इन 25 को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, इसमें स्वर मिले हुए हैं। लेकिन इन 25 के बाद में बच्चों हम देखते हैं जैसे कि 5 और इसके 5, इसके 5, इसके 5, इसके 5, टोटल कितने हुए? ये 25। अब इन 25 में हमें मिलाना है 4 और फिर मिलाना है 3, तब ये बनेंगे 33। तो 25 हमने समझ लिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब हम देखते हैं 4। 4 में है ये, र, ल और व। फिर 6 क्षत्रिय, त्र त्रिशूल और ग ज्ञानी। तो 25 प्लस 4 प्लस 3 बराबर 33। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और है से हाथी। तो ये हमारे 33 व्यंजन हो गए। तो इस तरीके से बच्चों हमने अपने जो वर्ग थे उनमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के 25 व्यंजन, और इसके अलावा हमने यहाँ पर हमारे अंतस्थ में यह रह ले और 6 क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ग ज्ञानी और है को समझा। तो टोटल हमारे जो स्वर 11 होते हैं और व्यंजन जो हमारे होते हैं वो हमारे टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो 11 प्लस 33 कितने हुए? 44 हुए। इस प्रकार बच्चों हमने समझा कि हमारे 33 प्लस 11 मिलाने से 44 हमारे वर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं कि हल चिन्ह किसे कहते हैं।
तो बच्चों हल चिन्ह हटने पर ही अर्थात व्यंजन में स्वर मिलने पर ही वर्ण बनते हैं, ध्वनियाँ बनती है और पूरे वर्ण बनने पर ही शब्द रचना होती है। तो हल चिन्ह के अंतर्गत हम देखेंगे स्वर रहित व्यंजन को हलंते लगाकर लिखते हैं। स्वर रहित व्यंजन को हलंते लगाकर लिखते हैं अर्थात जब हम लिखेंगे क, क्या लिखेंगे क, अब इसमें स्वर नहीं मिला है, हम दिखाना चाहेंगे कि स्वर नहीं मिला है, ये हलंते है, अधूरा है, आधा है, तो हम इसे हल चिन्ह लगाकर लिखेंगे। अब इसमें हमने क धन ए, तो हमारा ये बन गया पूरा क, लेकिन जब हमने इसको हल चिन्ह लगाया तो ये हमारा अधूरा ही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है हल चिन्ह हटने पर ही कोई वर्ण जो होता है अपने आप में पूर्ण बने पाता है। अब इसके बाद में हम कुछ भेद देखते हैं। पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजन के भेद। पहले हमने जैसे बच्चों स्वरों के भेद देखे थे, उच्चारण के आधार पर देखे थे। उच्चारण का अर्थ होता है कि उच्चारण किया जाता है, कि उच्चारण करते समय कितना समय लगता है, उसके आधार पर हमने स्वर के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये 3 भेद देखे। अब उसी तरीके से हम पर्यटन विधि के आधार पर व्यंजनों के भेद समझेंगे। अर्थात व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमें जो प्रयास करना पड़ता है, पर्यटन करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, पर्यटन के आधार पर व्यंजन भेद कहते हैं। तो उसके आधार पर मैंने 5 भेद लिखे हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, अयोग्य है, और ये 5 होते हैं। पहले हम स्पर्श को समझ लेते हैं। स्पर्श में पहले हमारा क वर्ग होगा, क के 5 होंगे, क ख ग घ ड़, तो ये 5 हो गए। फिर इसके बाद में च वर्ग होगा और च के 5 हो गए, तो ये कितने हो गए, 5 + 5 = 10। फिर इसके बाद में इसमें ट वर्ग होगा, ट के 5 होंगे तो 15 हो गए। फिर इसके बाद में हम देखते हैं प वर्ग होगा, त वर्ग होगा और फिर इसमें प वर्ग होगा। तो टोटल हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके मिलाने पर स्पर्श व्यंजन हमारे 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप लिखेंगे पर्यटन के आधार पर जब व्यंजनों का भेद किया जाता है तो स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग के व्यंजन कुल जो 25 होते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। अब स्पर्श व्यंजन की परिभाषा, तो आप लिखेंगे वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श ध्वनियाँ या स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में हमने समझा इनकी संख्या 25 होती है। अब हम समझते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ध्वनियाँ कुछ फुसफुसाहट के साथ, हल्के से उच्चारण के साथ मुख से बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। ये 4 होते हैं बच्चों, ये रे ले वे, ये से यति, रे से रथ, ल से लट्टू, व से वक। तो ये कितने होते हैं, टोटल हमारे 4 होते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा से जो प्राणवायु निकलती है वो अधिक घर्षण करती हुई रगड़ के साथ में बाहर निकलती है और इस दौरान जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो ऊष्म व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती है। इसमें स से सलगम, स से षटकोण, स से स्लेट और है से हाथी को रखा जाता है। और अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो ये हमारा तालव्य है, ये हमारा मूर्धन्य है, ये हमारा दंते है और है से हमारा हाथी हो जाता है। तो ऊष्म व्यंजन में 4 होते हैं। फिर है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन का मतलब होता है वे व्यंजन ध्वनियाँ जो दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में आई है, उन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। तो ड से डमरू, ट से ठठेरा, ये आगत व्यंजन में हमारे आते हैं।
फिर है हम अयोग्यवाह में देखते हैं। तो बच्चों अयोग्यवाह में अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक इन तीनों को रखा जाता है और हिंदी में इन तीनों का प्रयोग भी किया जाता है। इनमें हम देखते हैं तो अनुस्वार जो चंद्रबिंदु लगती है और विसर्ग जो है वो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। तो संस्कृत में अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्यवाह कहा जाता है। तो अनुस्वार में बच्चों चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। अनुस्वार में केवल एक अनुस्वार लगता है, केवल एक बिंदी लगती है। अनुनासिक में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है और विसर्ग में 2 डॉट लगती है। अब बच्चों मान लीजिए हम विसर्ग को देखें तो हम विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग दोनों संस्कृत के हैं, तो दोनों का मेल क्या कहलाता है? अयोग्यवाह कहलाता है। तो प्रयत्न विधि के आधार पर बच्चों हमने जानने या समझने का प्रयास किया कि व्यंजन जो होते हैं वो कुल 33 होते हैं। इनमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, अंतस्थ की 4 होती हैं जिनमें यह रे लव होता है, उष्म की 4 होती हैं और आगत व्यंजन में की संख्या 2 होती है और अयोग्यवाह में अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक को रखा जाता है। तो बच्चों आज की वीडियो कक्षा में हमने स्वर के बाद में व्यंजन का जो भेद होता है या व्यंजन के जो प्रकार होते हैं जिसमें स्पर्श, अंतस्थ, उष्म आदि सभी को हमने जानने समझने का प्रयास किया। इस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरीके से व्याकरण को, वर्ण, विचार, विषय वस्तु को समझेंगे और अपने व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में स्वर के बाद में नियमित रूप से लिखेंगे।